नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जो कि अगस्त मंथ का रहेगा। ठीक है, अगस्त मंथ का जो करंट अफेयर है, जो कि 1 से लेकर के 15 अगस्त तक का रहेगा। इस 1 से लेकर के 15 अगस्त के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट जो सामने आए हैं, जिसको हमको पढ़ना है और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी टॉपिक को जान लेते हैं, अर्थात किसके किसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे रखेंगे हम लोग, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा NFHS रिपोर्ट, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, जो कि 5वें नंबर का जारी हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो राज्य सरकार, अर्थात ये तो केंद्र सरकार का ही योजना है। कि कौन सा योजना की बात कर रहा हूँ मैं, जो अमृत भारत मिशन, ठीक है, अमृत भारत रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन योजना, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना। देखिए दोस्तों, इसमें जो है भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का क्या किया जाएगा, चयन किया गया है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, और उनमें जो है अपने छत्तीसगढ़ के भी 7 रेलवे स्टेशनों को चयन किया गया है। उसका पुनर्विकास किया जाएगा, या कहीं पर जो रिपेयरिंग करने लायक है उसको रिपेयरिंग भी किया जा सकता है। ठीक है, या हो सके नई पटरियाँ बनवाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के रेलवे स्टेशनों का भी इसमें विकास किया जाना है। तीसरे नंबर पर रखेंगे अपन जो भोंगापाल, हाल ही में भोंगापाल से एक बौद्ध की प्रतिमा मिली है। ठीक है, बौद्ध प्रतिमा मिली है, जो कि 1500 वर्ष पुराना है। ठीक है, 1500 वर्ष पुराना है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं, और यहाँ से जो है पेपर में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट तो यही बन जाता है कि आखिर ये सबको पढ़ने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं ये मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, और हाल ही में कैसा पैटर्न रहा है ये भी, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे अपन रखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ की एक बेटी है, ठीक है, एक बालिका है, जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, गोल्ड मेडल जीता है, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा किया है। ठीक है, ऐसे ऐसे खेल खिलाड़ियों के बारे में भी देखेंगे जो अपने छत्तीसगढ़ का मान मर्तबा को क्या किया है, बढ़ाया है। ठीक है, तो इसका दुर्गा चंद्राकर, ठीक है, दुर्गा चंद्राकर जी के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसने कैसे अपने छत्तीसगढ़ का मान को बढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद 1-2 टॉपिक और बच जाते हैं, जैसे कि कौन सा, एक तो भोंगापाल हो गए, NFHS रिपोर्ट हो गया, अमृत भारत मिशन रेलवे स्टेशन, भोंगापाल, बौद्ध प्रतिमा, ठीक है, दुर्गा चंद्राकर। इसके बाद अपन याद रख सकते हैं किसको, इसके बाद याद रख सकते हैं हम लोग जो बाघ रिपोर्ट आया है हाल ही में, जो है बाघ रिपोर्ट क्या किया गया है, बाघ रिपोर्ट का जो है डाटा साझा किया गया है। ठीक है, 2022 में 2022 का जो डाटा है वो वर्तमान 2023 में रिलीज़ किया गया है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और इनसे संबंधित तथ्यों को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले नंबर पर हम रख सकते हैं देश का पहला एनर्जी स्टोरेज प्लांट, ठीक है, ये अपने छत्तीसगढ़ में ही स्थापित किया गया है। 7वें नंबर पे रख सकते हैं हम लोग, हाल ही में जो है डेल्टा रैंकिंग, ठीक है, डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है।
किनके द्वारा जारी किया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा अर्थात नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और नीति आयोग के द्वारा जारी किया हुआ डेल्टा रैंकिंग जो कि आकांक्षी जिलों में जारी किया जाता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद और क्या है, इसके बाद 3-4 और टॉपिक को ले लेते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार, ठीक है, क्योंकि हमारा करंट अफेयर ही छत्तीसगढ़ करंट अफेयर है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि एक खेल खिलाड़ी को भी ले लेंगे कुछ, एक दुर्गा चंद्राकर के बारे में तो स्पेशली पढ़ेंगे ही, दुर्गा चंद्राकर के बारे में तो अच्छे से विस्तार से स्पेशली पढ़ेंगे ही। उसके अलावा और कुछ खेल खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग कुछ जैसे कि योजनाओं को ले लेंगे, जैसे कि नोनी सुरक्षा योजना क्या है, ठीक है, जो कि हाल ही में चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा वन भूमि पर आधारित जो है प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, अर्थात हाल ही में क्या किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, भूपेश सरकार के द्वारा जो है बहुत सारे वन आश्रितों को क्या किया गया है, पट्टे पर ज़मीन दिए गए हैं, ठीक है, और उनको वन अधिकार पत्र जो है वह वितरित किया गया है। इससे संबंधित तथ्यों को भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना है NFHS रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, ये जो है जारी किया गया। देखिए दोस्तों, अब हम अपने सभी कंटेंट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसका वीडियो जो है अगस्त महीने का करंट अफेयर का वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ में बनाते चलिए, दोनों बनाते चलते हैं, मैं बताते जाऊंगा, आप बनाते जाइएगा, ठीक है, और साथ में समझते भी जाइएगा तथ्यों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट इस बार जो है यह जो है पाँचवा रिपोर्ट जो है जारी किया गया है, ठीक है, 5वां रिपोर्ट जारी किया गया है। इस 5वें रिपोर्ट में जो केंद्रीय मंत्री है, अपना जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री कौन है, भूपेन यादव, ठीक है, केंद्रीय मंत्री भूपेन यादव के द्वारा 5वां रिपोर्ट जो है जारी किया गया इसी अगस्त के स्टार्टिंग वीक में, ठीक है। अगस्त का जो शुरुआत का जो डेट रहा है 5-6 अगस्त के आसपास, उसी समय में इसका जो है जारी किया गया है रिपोर्ट को। इसमें अपने को पूरे भारत से संबंधित चीज़ों को नहीं पढ़ना है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए क्यों है खास उसको बस पढ़ना है, तो क्यों है खास उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 स्तर पर जो है वह आंकड़े जारी किए गए हैं। सबसे पहले तो क्या जारी किए गए हैं, देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है तो हेल्थ से ही संबंधित जारी करेंगे, ठीक है। तो एक तो इन्होंने जारी किया है नवजात मृत्यु दर, ठीक है, नवजात मृत्यु दर। उसके बाद इन्होंने जारी किया है शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर। उसके बाद 5 वर्ष से कम, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का क्या किया गया है, तो मृत्यु दर इसमें किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो नवजात मृत्यु दर, अर्थात देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नवजात और क्या है और शिशु क्या है, दोनों तो सेम है ऐसा नहीं है। देखिए नवजात का मतलब है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, अर्थात जो तुरंत बच्चे पैदा हुए हैं उसके बाद कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो जाता है उनका, तो वो जो है किसमें, नवजात मृत्यु दर में रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि कोई बच्चे पैदा हुए उसके बाद 5 महीने या 6 महीने के अंतराल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको शिशु मृत्यु दर में गिना जाता है। और 5 वर्ष से कम उम्र में के बच्चे जो है 5 वर्ष तक का बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके जैसे 5 वर्ष से कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई तो 5 वर्ष से कम उम्र के मृत्यु दर में उनको गिना जाता है, ठीक है। तो देखिए ये पहले कितना था, नवजात मृत्यु दर जो है पहले कितना था, तो 42.1 था, ठीक है, पहले कितना था 42.1, जो कि हाल ही में घट करके कितना हो गया है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनका जारी रिपोर्ट जो है अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है क्या किए जा रहे हैं, इसके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये जो है 32 कितना हो गया है, 32.4 हो गए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको याद करने का, देखिए बहुत सारे डाटा हैं, इसमें भी 2 डाटा, इसमें भी 2 डाटा, कुल मिला के 6 डाटा हो जाएंगे। तो आपको याद रखने के लिए देखिए 42 है, अब सीधा इसको 2-4 उसको उल्टा कर दीजिए, 2 और 4 बीच में बिंदु और सामने में 3 लगा देंगे, ठीक है। तो ये घट करके कितना हो गया, ये घट करके हो गया है ना, घट करके कितना हो गया, इतना हो गया है, अर्थात 42.4 हो गया है, 32.4 हो गया है 42.1 से। इसका था
50% के आसपास था, ठीक है, वह घट करके कितना हो गया है, 44.3 हो गया है, ठीक है। ये घट करके हो रहा है ना, इतना था, इतना घट करके इतना हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 5 से 1 कम करेंगे तो 4 2 बार लिख देंगे, उसके बाद 3, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो है मृत्यु दर कितना हो गया है, 64 के कितना था, ये 3 था, ठीक है, 64.3 था, जो कि घट करके कितना हो गया है, तो ये जो है घट करके 50.4% हो गया है, ठीक है। तो ये सभी प्रतिशत में है, तो इतने % की कमी दर्ज की गई है NFHS रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि इसको याद रख सकते हैं 14 मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसके लिए 14 मेडिकल कॉलेज में क्या किया जा रहा है, 14 मेडिकल कॉलेज, और 14 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ ही 26 जिला अस्पतालों में, 26 जिला अस्पतालों में क्या किया जा रहा है, सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट, सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट, सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट की स्थापना की गई है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो हमारे रायपुर के एम्स है, ऐसे वहाँ के विभिन्न प्रकार के जो उच्च स्तरीय के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर देख रेख किया जाता है, और यहाँ पर जो है वह बच्चों का देख रेख करने के लिए विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ और उनके द्वारा ट्रीटमेंट का यहाँ पर क्या दिया जाता है, तो सेवा दिया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार 24 मेडिकल और 26 जिला अस्पतालों में सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट की स्थापना की गई है, और ये जो है ये कार्यक्रम वहाँ संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये अपना हो गया NFHS रिपोर्ट 5वां क्रम का, ठीक है। ये जो है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, 5वें क्रम का है, इसको याद रखिएगा। इसमें नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम बच्चों का मृत्यु दर को इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये सभी डाटा को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है, जो कि अपना है अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना, ठीक है, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप मेरे साथ में नोट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। तो अपना ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं, अपना अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना। देखिए दोस्तों, ये क्या है, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना क्या है, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए ये रहने के लिए तो यह भारत का करंट अफेयर है, लेकिन इसको हम लोग छत्तीसगढ़ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित जो है वह मतलब अपने छत्तीसगढ़ के भी रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये इसमें जो है रेलवे स्टेशन का निर्माण करने के लिए 508 रेलवे स्टेशनों का क्या किया गया है, चयन किया गया है। 508 रेलवे स्टेशनों का क्या किया गया है, चयन किया गया है। रेलवे स्टेशनों का क्या किया गया है, चयन किया गया है, ठीक है। इस चयन किया गया है, इसमें कुल टोटल जो कि कितने का 25 करोड़ का क्या इसमें लागत आएगा, ठीक है। 25 करोड़ का लागत इसके लिए तैयार पहले से कर लिया गया है। अर्थात कुल टोटल 508 देश के रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास करने के लिए या उनका पुनर्निर्माण करने के लिए या कुछ कमी है उसको पूरा करने के लिए, ऐसे चीज़ों को करने के लिए 25,000 करोड़, ठीक है, ये 25,000 में है ना, 25,000 करोड़ की लागत इसके लिए तय किया गया है। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ में भी इससे संबंधित जो है 7 रेलवे स्टेशनों को क्या किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी 7 रेलवे स्टेशनों को क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा या पुनर्विकास किया जाएगा। अर्थात कहीं पर कुछ टूटे हैं उसको जोड़ना है, ठीक है, कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा रेलवे स्टेशन एक्स्ट्रा पटरी बिछानी है, ऐसे ऐसे कार्यों को करेंगे, ठीक है। तो इसका विकास किया जाएगा। ये 7 अपने जो 25,000 करोड़ है, इसमें जो है 7 ठो अपने छत्तीसगढ़ से भी शामिल है। इसके लिए कुल टोटल केंद्र सरकार के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ को 1459.6 करोड़ रुपए जो है इसके लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। शुरुआत में जो है पहले चरण में हमारे रायपुर व बिलासपुर, ठीक है, शुरुआत में रायपुर व बिलासपुर को क्या किया गया है, इसके लिए चुना गया है, ठीक है। इन दोनों के लिए भी जो है बजट जो है दे दिया गया है,
कितना 935 करोड़, ठीक है 935 करोड़। देखिए मैं जितना भी डाटा लिख रहा हूँ बहुत ही सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबको अपने कॉपी में लिखते जाइए। तो 1459.6 करोड़ जो है वह हमारे छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशनों को तैयार करने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए, पुनर्विकास करने के लिए सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है, जिसमें से रायपुर और बिलासपुर पहले चरण में उनके दोनों के लिए 935 करोड़, रायपुर के लिए 470 करोड़ और इसके लिए 465 करोड़ का प्रावधान शुरू में कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो है 7 रेलवे स्टेशन हमारे छत्तीसगढ़ के हैं कौन कौन से, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आप लोग छत्तीसगढ़ तो भली भांति परिचित होंगे छत्तीसगढ़ के मैप से, ठीक है, मैं बताते जाऊंगा एरिया उसके अनुसार। देखिए ये जांजगीर चांपा मान लीजिए इसको, ये अकलतरा, ठीक है, पहले कौन सा है ये अकलतरा, अकलतरा के बाद इधर आएंगे तो अपना थोड़ा सा बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर से हम लोग रायपुर की तरफ जाएंगे तो बीच में पड़ता है तिल्दा नेवरा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद रायपुर पड़ता है तो रायपुर, ठीक है, कितना हो गया 4। रायपुर से फिर इधर जाएंगे तो दुर्ग पड़ता है, दुर्ग से ही लगा हुआ है भिलाई और इधर लगा हुआ है अपना कौन सा महासमुंद, ठीक है। तो देखिए ये 7 ठो है, कौन कौन सा, ये जो है अकलतरा है, अकलतरा से थोड़ा सा इधर आएंगे तो बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर। उसके बाद नीचे आएंगे तो तिल्दा नेवरा, ठीक है, रायपुर जाने वाले रास्ते में पड़ता है। उसके बाद पहुंच जाएंगे कहाँ, रायपुर, तो रायपुर, ठीक है, 1 2 3 4 हो ही गए यहाँ पास। उसके बाद ये दुर्ग भिलाई, ठीक है, दुर्ग और भिलाई, दुर्ग भिलाई का नाम तो जुबान में एक ही साथ आता है, दुर्ग भिलाई, ठीक है। और ये महासमुंद, ठीक है, महासमुंद। इसके लिए ये कुल टोटल 7 रेलवे स्टेशन है जिनका जो है पुनर्विकास किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, ठीक है, और उनको सुधारा जाएगा। इसके लिए जो है ये इस बजट को याद रखिएगा, 1459.6 करोड़ रुपए का बजट जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के इस योजना के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ, ठीक है, जो अपना है कौन सा देखते हैं। तो देखिए अगला है अपना भोंगापाल बौद्ध प्रतिमा, ठीक है, भोंगापाल से मिला है कौन सा बौद्ध प्रतिमा मिला है, जो कि कितना वर्ष पुराना है, 1500 वर्ष पुराना है। देखिए बहुत पहले की बात हो रही है, 1500 वर्ष मतलब बहुत पहले की बात ही है ना। तो देखिए दोस्तों भोंगापाल से क्या मिला है, पहले देख लेते हैं भोंगापाल है कहाँ, ठीक है, भोंगापाल एक्चुअल में है कहाँ। तो देखिए भोंगापाल कहाँ पड़ता है, तो कोंडागांव में पड़ता है, ठीक है, भोंगापाल कहाँ पड़ता है, तो कोंडागांव में पड़ता है। इस कोंडागांव और नारायणपुर, आप लोग जानते होंगे ये जो नारायणपुर है और कोंडागांव दोनों जिला जो है वह एक दूसरे से लगा हुआ है, ठीक है, अर्थात दोनों का जंगल बीच में पड़ता है। ये कोंडागांव, ये नारायणपुर, दोनों का जंगल बीच में पड़ा। उन्हीं बीच जंगलों में जो है इस भोंगापाल नामक स्थान से, अर्थात भोंगापाल ही क्षेत्र पड़ जाता है वो कोंडागांव का, उसी स्थान से जो है बौद्ध प्रतिमा मिला है, ठीक है। क्या मिला है, बौद्ध प्रतिमा मिला है, गौतम बुद्ध का एक प्रतिमा मिला है जो कि खंडित शिलालेख जैसे है, ठीक है, मतलब वह जो है नष्ट होने के कगार पर है, ठीक है, नष्ट होने के कगार पर है। क्यों नष्ट होने वाला है उसको भी बताऊंगा। कितना वर्ष पुराना है उसको समझिए, तो 15 वर्ष पुराना है, 1500 वर्ष पुराना है जो गौतम बुद्ध का प्रतिमा है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से मिला है, भोंगापाल से, बौद्ध प्रतिमा है जो कि नष्ट होने के कगार पर है, 1500 वर्ष पुराना है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको जो है ग्रामीण निवासी, ठीक है, इसको जो है ग्रामीण निवासी इसको डोडा देवता, ठीक है, डोडा देवता या डोडा भगवान या डोकरा देवता के नाम से जानते हैं, ठीक है, डोकरा देवता या डोकरा बाबा के नाम से इसको पुकारते हैं। हम लोग बोलते हैं ना अपने दादाजी को, या फिर जो गांव में बुजुर्ग हो जाते हैं उसको डोकरा बाबा ऐसे करके, तो डोकरा बाबा के नाम से इस ग्रामीण निवासी जो है इस बुद्ध की प्रतिमा को पुकारते हैं, जानते हैं, और ऐसे उनका जो अंधविश्वास है प्रचलित है उसमें जो है इसी प्रकार के नाम से उनको पुकारते हैं, ठीक है। यहाँ पास एक अंधविश्वास जो है वह प्रचलित है, ठीक है, यहाँ पास एक अंधविश्वास प्रचलित है। यहाँ पास ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का जो भोंगापाल से ये प्रतिमा मिली है वह क्या है, एकदम खंडित रूप से है, अर्थात ऐसा खंडित है कि उसमें ऐसा है, उसमें चाकू छुरा
कोई नुकीली पत्थरों को उसमें चलाया गया है और उसको खुरच दिया गया है, ऐसा टाइप का हो गया है। ठीक है, वैसा क्यों है? तो इस अंधविश्वास ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि वह जो है जो बौद्ध जी हैं, जो डोकरा बाबा हैं, वह उनकी 7 पत्नियां थी। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। उनकी कितनी पत्नियां थी? 7 पत्नियां थी। और वो सातों की सातों पत्नियां जो है इस डोकरा बाबा अर्थात ये बौद्ध की जो प्रतिमा है इनकी बात हो रही है, तो इनके वश में होते थे। ठीक है, उनकी सातों पत्नियां इनके वश में होते थे। किसी भी प्रकार का कोई भी पत्नी इनसे जुबान नहीं लड़ाते थे। ठीक है, तो आगे चल करके ये जो है किंवदंतियाँ प्रचलित हो गई और ऐसा माना जाता है कि किसी भी लड़की को वश करने के लिए, किसी भी लड़की को या अपनी पत्नी को वश में करने के लिए यहाँ के पुरुष जो है क्या करते हैं, इस जो डोकरा बाबा है अर्थात ये जो प्रतिमा है वहाँ से उसको खुरच करके उसमें से कुछ मिट्टियाँ निकालते हैं। ठीक है, उसका चूर्ण निकालते हैं और अपनी पत्नी को, प्रेमिका को या जिनको भी अपने जाल में फंसाना रहता है उसको क्या कर देते हैं, खिला देते हैं। ठीक है, किसी भी पानी के माध्यम से या खाना के माध्यम से या कैसे भी करके उनको खिला देते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि वो वश में हो जाते हैं। ठीक है, तो किंवदंतियाँ जो अंधविश्वास प्रचलित है वह समझ में आया। तो देखिए आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ठीक है अंधविश्वास। तो देखिए ये जो अंधविश्वास है ये क्यों प्रचलित है, समझ में आ गया। यहाँ का जो मूर्ति है उसमें का चूर्ण को क्या किया जाता है, पीस करके खिला दिया जाता है। ठीक है, ऐसा टाइप का इन लोग मानते हैं। ठीक है, अब आप सभी को ये भोंगापाल पता होगा। ये भोंगापाल जो है प्रचलित है बहुत प्राचीन बौद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है, प्राचीन बौद्ध प्रतिमा के लिए ये क्या है, तो प्रचलित है। ठीक है, प्राचीन बौद्ध प्रतिमा के लिए ये क्या है, प्रचलित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राचीन बौद्ध स्मारक जो है मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है बौद्ध प्रतिमा, इसको याद रखिएगा। इसको मैंने इसीलिए बताया स्टोरी के फॉर्म में ताकि ये आपको याद रहे। 1500 वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला आते हैं अपना अगला टॉपिक पर। अगला अपना बिंदु है दुर्गा चंद्राकर। ठीक है, ये दुर्गा चंद्राकर के बारे में कौन पढ़ रहे हैं, ये दुर्गा चंद्राकर कौन है? देखिए दोस्तों, ये जो दुर्गा चंद्राकर जी हैं वह जो है हमारे छत्तीसगढ़ की एक स्टार प्लेयर बन चुकी हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्टार प्लेयर कहने का मतलब है कि हाल ही में जो दुबई में ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, उसमें इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये दुर्गा चंद्राकर जी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा इनके बारे में, ये जो है गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद की निवासी हैं। गरियाबंद के छुरा तहसील की ये निवासी हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा ये जो है दंतेवाड़ा का जो गीदम है, यहाँ पर ये क्या है, पीटी टीचर हैं। ठीक है, पीटी टीचर हैं अर्थात ये टीचर हैं जहाँ पर परेड वगैरह करवाती हैं, पीटी टीचर हैं। कौन? ये दुर्गा चंद्राकर जी। ठीक है, गरियाबंद के छुरा के निवासी हैं, पीटी टीचर हैं। ठीक है, जो कि गीदम दंतेवाड़ा में ये जो है कार्यरत थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ये जो है वह बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। ठीक है, यह जो है बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्या किया है, दुबई में जो है क्या हुआ था, 1 से लेकर के लगभग 6 अगस्त के बीच में 8वां इंटरनेशनल ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ जिसमें इन्होंने क्या किया, तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है, तो फाइनल में ध्यान दीजिएगा, फाइनल में इन्होंने किसको हराया है, तो मैरी थॉमसन। ठीक है, मैरी थॉमसन को इन्होंने हराया है। मैरी थॉमसन कहाँ की है, तो श्रीलंका की है। ठीक है, तो देखिए इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों को जानना है। और एक चीज़ को और याद रखिएगा, ये जो दुर्गा चंद्राकर जी हैं वह 50 केजी वर्ग से बिलोंग करती है, अर्थात इनका वेट कितना है, 50 केजी है। इन्हीं 50 किलो के वजन कैटेगरी में इन्होंने दुबई में है जो भाग लिया और वहाँ की जो मैरी थॉमसन है जो कि श्रीलंका की हैं, उनको इन्होंने क्या कर दिया, हराया। ठीक है, देखिए इन्होंने श्रीलंका के अलावा बहुत सारे जैसे कि केन्या, मालदीव, पाकिस्तान और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की खिलाड़ियों को हराते इस फाइनल टूर्नामेंट में पहुँची और वहाँ पर इस मैरी थॉमसन को जो है मात दे दी। ठीक है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ की स्टार प्लेयर बन गई। कौन? ये दुर्गा चंद्राकर जी। ठीक है, इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट तरफ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग अगला।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाल ही में हुए बाघ रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। जो बाघ रिपोर्ट है, ठीक है, वह भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, रिलीज़ किया गया है। अभी 2022 का जो डाटा है 2023 में अभी हाल ही में जारी किया गया है। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है बाघों की इस बार कमी हो गई है। ठीक है, बाघों की हमारे छत्तीसगढ़ में 2 की संख्या में कमी हो गई है पिछले बार की रिपोर्ट की तुलना में। ठीक है, तो देखते हैं बाघ रिपोर्ट। ठीक है, बाघ रिपोर्ट को देखते हैं, बाघ रिपोर्ट क्या कहता है। देखिए, अभी हाल ही में पूरे भारत में बाघों की संख्या कितना है, तो है 3682। ठीक है, 3682 कुल टोटल हमारे पूरे भारत में जो है बाघों की संख्या है। इस 3682 में से केवल 17 हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और देखिए ये भारत का जो 3682 जो बाघ है वह पूरे विश्व का बाघों का 75% बनाता है। अर्थात पूरे विश्व के बाघों का 75% तो हमारे इंडिया में ही निवास करता है। ठीक है, शेर अलग होते हैं, बाघ अलग होते हैं। बाघ की बात कर रहा हूँ, बाघ आप सभी को पता होगा। ठीक है, हमारे भारत का जो है राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, 3682 की संख्या है, इनकी 75% है। हमारे छत्तीसगढ़ में केवल 17 है। 17 किस प्रकार हुआ उसका भी लिस्ट को देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यह जो है 4 वर्ष में एक बार जो है रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, 4 वर्ष में एक बार इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें अभी हाल ही में हुआ, उसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड को देख लेते हैं, थर्ड को देख लेते हैं और फोर्थ को देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कौन है, एमपी है। ठीक है, जहाँ पर 785 जो है बाघ हैं और ये 785 बाघ के साथ ये जो है टाइगर स्टेट का इनको दर्जा दिया गया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है कर्नाटक, जहाँ पर बाघों की संख्या है 563। उसके बाद थर्ड नंबर पे है उत्तराखंड में बाघों की संख्या है 560। और चौथे नंबर पे है अपना महाराष्ट्र में बाघों की संख्या है 444। ठीक है, 444। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अपने भारत की स्थिति है। अपने अब छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल टोटल बाघों की संख्या है 17। ये 17 कैसे हो गई, इससे पहले कितना था उसको सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो था ये कितना था, तो देखिए 2006 से अपन शुरू करते हैं। तो देखिए 2006 में था ये, इसकी संख्या थी कुल टोटल 26। ठीक है, इसके बाद फिर 4 वर्ष के बाद अर्थात 2010 में इसकी फिर एक बार गणना हुई जिसमें इसका संख्या था 26 ही था। ठीक है, कोई बदलाव नहीं हुआ था। उसके बाद जब 2014 में जब जनगणना हुआ तो चौंका देने वाली बात सामने आई, इसकी संख्या इसमें बहुत सारा वृद्धि हो गया और बाघों की संख्या हो गई 46। ठीक है, 26 से डायरेक्ट 46 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2018 की रिपोर्ट आया, उसमें थोड़ा सा निराशाजनक हम लोगों को होने लगा, 19 बाघ ही बचे थे 2018 में। उसके बाद फिर 4 साल बाद जो है 2022 में जो रिपोर्ट तैयार किया गया था, अर्थात 2022 में जो है इसका जनगणना किया गया था और 2023 में इसका रिपोर्ट दिया गया। इसमें इसकी कुल टोटल संख्या हो गई है 17, अर्थात 2 की क्या हो गई है, हमको कमी देखने को मिली है। ठीक है, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में कुल टोटल कितने हैं बाघ, 17 हैं। समझते हैं ये 17 जो है कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, 17 जो है वह कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले तो याद रखिएगा जो 7 हैं वह कहाँ पर है, प्रोजेक्ट टाइगर वाले क्षेत्र पर। और जो 10 हैं अर्थात जो सर्वाधिक मात्रा में जो 10 की संख्या पे है वह जो है प्रोजेक्ट टाइगर पे नहीं है, वह खुला एरिया पर है। ठीक है, खुला एरिया पर है 10। ठीक है, तो ये 10 तो खुले एरिया पर है, उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। ये 7 में से जो है 5 जो है वह अचानक मार वाले क्षेत्र में है। ठीक है, अचानक मार जो अपने बिलासपुर अमरकंटक के आसपास पड़ता है वाला अचानक मार। उसके बाद ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। और एक जो है वह इंद्रावती नीचे दक्षिण तरफ, और एक जो है वह उदयंती में है। ठीक है, एक जो है उदयंती में है, एक इंद्रावती में है और एक अचानक मार टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो है अपने बाघ रिपोर्ट है, इसमें से स्पेशली आपको ये याद रखना है 19 से 17 हो गया। ठीक है, इसको जोड़े, इसको पूछ सकता है कि इससे पहले कितना था। ठीक है, और यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र में कुल टोटल कितनी बाघों की जनगणना को बताया गया है, तो 7 हैं। ठीक है, आप इसमें से याद रख सकते हैं ये सभी रिपोर्टों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले कंटेंट पर आते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
चलिए दोस्तों, आज के हमारा अगला बिंदु का टॉपिक है ये देश का पहला एनर्जी स्टोरेज प्लांट। ठीक है, देश का पहला सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट है। देखिए, सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट का मतलब है कि जो सौर ऊर्जा के द्वारा हमको जो क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, जो कि विद्युत हम लोगों को मिलता है, उसको हम लोग एक जगह स्टोर करते हैं। उसके बाद जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है उसके अनुसार, ज़रूरत के अनुसार उसको फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। उसी को प्लांट, वैसा ही प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, जो कि देश का पहला है। ठीक है, जो कि कैसा है, तो देश का पहला है, देश का प्रथम है। ठीक है, देश का प्रथम है। इस देश के प्रथम है जो कि 120 मेगावाट का क्या करेगा, स्टोर करेगा। और जब नाइट में क्या हो जाएगा, जब पावर जनरेट नहीं होंगे तो जो स्टोर किए रहेंगे, जो दिन में स्टोर किए रहेंगे, उसी किए हुए स्टोर किए हुए विद्युत को हम लोग रात में क्या करेंगे, तो सभी जगह में बिजली देंगे। ठीक है, तो इसी के लिए इसका क्या किया गया है, इसका निर्माण किया गया है इस स्टोरेज प्लांट का। देश का ये प्रथम है, अर्थात इतनी शक्ति वाला जो है देश में और कहीं भी प्लांट नहीं है स्टोरेज क्षमता वाला। ठीक है, 120 मेगावाट। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। ठीक है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी है। ठीक है, अगला देखते हैं डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग हाल ही में नीति आयोग आप सभी लोग जानते होंगे। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है। ठीक है, आकांक्षी जिलों में जो है डेल्टा रैंकिंग को जारी किया गया है। ठीक है, आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग को जारी किया गया है, आकांक्षी जिलों में। ठीक है, इन जिलों में जो है वह विभिन्न प्रकार के मानक तैयार किए गए थे, जैसे कि जल संवर्धन के क्षेत्र में, कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में, और नवाचार के क्षेत्र में, और विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाने के क्षेत्र में क्या किया गया था, इस जो है डेल्टा रैंकिंग को जारी किया गया था। जिसमें से अपना जो राजनांदगांव है, राजनांदगांव जो है वह 3rd नंबर पे है। ठीक है, 3rd नंबर पे है। और इसका जो मानक है वो क्या है, अर्थात किस क्षेत्र पर 3rd नंबर है, तीसरे नंबर पे है, ये तो जान गए अपन, लेकिन किस क्षेत्र पर तीसरे नंबर पर है, तो कृषि एवं जल संसाधन। ठीक है, कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र पर हमारा जो राजनांदगांव है वह तीसरे नंबर पे है। इसको एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइट था। ठीक है, जिस समय ये न्यूज़ आया था, क्योंकि पूरे नीति आयोग की बात कर रहा है और पूरे देश की बात कर रहा है, और कृषि एवं जल संसाधन तो बहुत बड़ा एक टॉपिक हो ही जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कुल मिला के आज के ये जो है करंट अफेयर हुए हैं। इसके बाद और कुछ बचे हुए हैं, जिसको हम लोग टॉपिक पर आते हैं। अपना अगला टॉपिक है केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है, हमारे भारत सरकार का जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उसके द्वारा जो है 140 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया है, हाल ही में सम्मान प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, केंद्रीय गृह पुलिस अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार जो है दिया गया है। किनको दिया गया है, तो कुल टोटल 144 पुलिसकर्मियों को दिया गया है। ठीक है, 140 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया है, यह प्रदान जो है यह पुरस्कार जो है वह प्रदान किया गया है 140 पुलिसकर्मियों को, जिसमें से 3 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये तो रहने के लिए भारत का करंट अफेयर, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें से जो है 3, ये जो 40 में से जो है 3 जो है व्यक्ति हैं जो पुलिस हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, तो इन तीनों के नाम देख लीजिए। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों पुलिसकर्मियों में से केंद्रीय गृह पुलिस अवार्ड में छत्तीसगढ़ से सम्मानित व्यक्तित्व में से कौन से नहीं हैं या हैं, ऐसे करके पूछ सकता है। सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग, पहला है इसमें 3 में से पहला है आशीर्वाद रहटगांवकर। ठीक है, आशीर्वाद रहटगांवकर। ठीक है, ये सरनेम है। ठीक है, आशीर्वाद रहटगांवकर। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा दूसरे नंबर पे है नवीन बोरकर। ठीक है,
दूसरे नंबर पे है नवीन बोरकर। देखिए ये रहट गांवकर, इसमें भी गांवकर आ रहा है, इसमें भी बोरकर आ रहा है, ठीक है, बोरकर, गांवकर बोरकर, तो ऐसे याद रखिए। आशीर्वाद रहट गांवकर और नवीन बोरकर। तीसरे नंबर पे है नीता राजपूत, ठीक है, तीसरे नंबर पे है नीता राजपूत। तो इस प्रकार केंद्रीय गृह पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 140 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 3 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं और जो 3 जो बाकी बच गए वो पूरे हमारे भारत के किसी न किसी राज्यों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी करंट अफेयर है दोस्तों, जो कि अगस्त माह के हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 15 अगस्त के बीच में रहे हैं। आई होप ये सभी से आप लोगों को बिल्कुल ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोगों ने कंटेंट जो है वह आपके सामने अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद जो मिसलिनियस जो बच जाते हैं, अर्थात जो छोटे 1 लाइनर के जो क्वेश्चन बच जाते हैं जो कि करंट अफेयर में करना चाहिए, उसको हम लोग अगले पार्ट में या फिर हो सके तो उसका MCQ रूप से उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ से पेपर जो है ये थोड़ा सा समझने लायक थ्योरी बेस पे था। ये सभी जो है थ्योरी में जानेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे क्वेश्चन बन के सामने आते हैं। और जो 1 लाइनर टाइप का है उसको हम लोग 1 लाइनर जैसे MCQ में देखेंगे। तो इसके बाद MCQ भी आने वाला है, उसे भी देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।